हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गुरुजी 4.0 में। मैं नरेंद्र सिंह आपके लिए लेके आया हूँ आज 7 नवंबर का करंट अफेयर्स। तो एक बार बताएंगे आप सबकी कैसी चल रही है पढ़ाई और आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। अपने टारगेट को आप अचीव करने में निरंतर लगे होगे। ठीक है, कठिन मेहनत कर रहे होगे। तो आज अपन डिस्कस करेंगे 7 नवंबर के करंट अफेयर्स पर। तो देखते हैं कि 7 नवंबर के करंट अफेयर्स में क्या क्या डिस्कस करते हैं अपन। चलते हैं पहले अपने क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना? पहला क्वेश्चन है अपना, 7 नवंबर 2025 को किस राष्ट्रीय गीत ने भारत में 150 स्थानों पर समारोह के साथ अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाई? तो किस राष्ट्रगीत ने, अपना राष्ट्रगीत क्या है, नेशनल एंथम क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम ने की 150वीं जयंती मनाई गई है, वर्षगांठ मनाई गई है। तो और पूरे भारत में, वैसे तो पूरे भारत में मनाई गई है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, तो उन स्थानों की संख्या कितनी है? 150। कितनी है? 150वीं वर्षगांठ मनाई गई और 150 स्थान जो महत्वपूर्ण है उन पर भी महत्वपूर्ण तरीके से मनाई गई। तो जैसा कि मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि बहुत से पर्सन ऐसे आ रहे हैं जिसमें लगभग लगभग सभी में 150वीं ही, किसी में 100वीं और किसी में 150वीं वर्षगांठ या जयंती मनाई जा रही है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो ऐसे पर्सन आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, स्टार मार्क कर लेना ऐसे प्रश्नों पर। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका विश्लेषण देखते हैं अपन। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई। कब मनाई गई? 7 नवंबर 2025 को, यानी आज मनाई गई। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में की थी। कब की थी? 1875 में। तो उसी हिसाब से अब 150वीं वर्षगांठ इसकी कंप्लीट होती है। यह गीत पहली बार 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। तो इन्होंने लिखा तो कब था? 1875 में, लेकिन प्रकाशित कब हुआ? 1882 में प्रकाशित हुआ, उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास आनंद मठ में। वंदे मातरम को पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सार्वजनिक रूप से गाया। कब गाया? 1896 में। और इसे आधिकारिक तौर पर 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता मिल चुकी थी। कब मिली? 1950 में। भारत सरकार ने 150वीं वर्षगांठ के लिए राष्ट्रव्यापी समारोहों को मंजूरी दी है। पूरे भारत में 150 महत्वपूर्ण स्थान है जहां यह समारोह आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो साथी हैं वो ये इंग्लिश वर्जन को देख लेंगे। हम टाइम की बचौतरी करते हुए, कि टाइम की अपने पास बचत रहे, उस हिसाब से क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, तो केवल हिंदी वाले जो क्वेश्चन हैं उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं हमारे साथ जुड़ के इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन को देख लें। साथ ही इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी फ्री। ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर ज्वाइन करें, गुरुजी फॉर एग्जाम। इस पे आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी इसकी। तो आप वहां जाके पीडीएफ डाउनलोड करके भी इसको देख सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नवंबर 2025 से प्रभावी पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो कौन सा है पहला देश? मालदीव। कौन सा है वो? मालदीव। मालदीव एक ऐसा देश बन गया है दोस्तों कि जिसने तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगा दिया है और यह विश्व का पहला देश बना है। मालदीव दुनिया का पहला देश बन गया है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी धूम्रपान पर प्रतिबंध लागू किया है, और यह प्रतिबंध 1 नवंबर 2025 से लागू हो चुका है। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए तंबाकू की खरीद, उपयोग, बिक्री तीनों पर प्रतिबंध लगाता है, और यह कानून मालदीव के सभी नागरिकों और पर्यटकों पर भी लागू होता है। ठीक है, यह नीति बिना किसी अपवाद के सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादों को कवर करती है। और देखिए, न्यूजीलैंड ने भी 2022 में पीढ़ी दर पीढ़ी धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन 2023 में इसे निरस्त कर दिया गया। तो इस हिसाब से पहला देश कौन सा बन गया? मालदीव बन चुका है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
विश्व न्याय परियोजना वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट विधि नियम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का कौन सा स्थान रहा है इसमें? 86वां स्थान रहा है दोस्तों। कौन सा रहा है? 86वां स्थान रहा है। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्व न्याय परियोजना WJP ने 28 अक्टूबर 2025 को विधि नियम सूचकांक 2025 जारी किया। यह सूचकांक 143 देशों और क्षेत्राधिकारों में विधि नियम के पालन को मापता है। कितने देशों में? 143 देशों में। और यह डेटा दुनिया भर के 1,49,000 से अधिक लोगों और 3400 कानूनी विशेषज्ञों के सर्वेक्षणों पर आधारित है। भारत ने 2025 सूचकांक में 6 स्थान गिरकर 86वें स्थान पर आ गया है। मतलब पिछले बार अपन कौन से स्थान पर थे? 92वें स्थान पर थे। 2025 में भारत कुल स्कोर 0.49 है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.7 की गिरावट के साथ हासिल हुआ है। डेनमार्क पहले स्थान पर रहा, जिसे दुनिया की सबसे मजबूत विधि नियम वाले देश के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी। अर्थात पिछले बार भी कौन था पहले स्थान पर? डेनमार्क ही था दोस्तों। दूसरे स्थान पर नॉर्वे, और उसके बाद फिनलैंड तीसरे स्थान पर और स्वीडन चौथे स्थान पर। अगर अपन टॉप 10 देशों की बात करें तो न्यूजीलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, आयरलैंड, नीदरलैंड और एस्टोनिया जो शीर्ष 10 की सूची में शामिल रहे। ऊपर 4 के 4 मिलाकर नीचे के 6 और मिला के पूरे 10 देश, टॉप 10 जो देश हैं उनकी लिस्ट ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया इक्षक किस श्रेणी के जहाजों से संबंधित है? तो किस श्रेणी के जहाजों से संबंधित है? सर्वेक्षण पोत बड़ा, अर्थात सर्वाइवल वेजल लार्ज श्रेणी। कौन सी है? सर्वाइव वेजल लार्ज श्रेणी है दोस्तों। ठीक है, इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय नौसेना ने सर्वेक्षण पोत बड़ा SVL श्रेणी के तीसरे पोत इक्षक को नौसेना में शामिल किया है। इक्षक को दक्षिणी नौसेना का कमान कोच्चि में तैनात किया गया। कहाँ तैनात किया गया है? दक्षिणी नौसेना का जो कमान है कोच्चि, वहां पर इसको तैनात किया गया है। इस पोत का नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में जलावतरण किया गया। इक्षक का निर्माण कहाँ हुआ है? इक्षक का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE लिमिटेड कोलकाता द्वारा किया गया। इस पोत का 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। तो यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की और गर्व की बात है कि इस जो पोत में है वो 80% जो सामग्री है वो अपनी स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इससे आत्मनिर्भर भारत पहल की सफलता को दर्शाया है। और इक्षक का नाम संस्कृत में है, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? मार्गदर्शक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में किन दो भारतीय सहकारी समितियों ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सी है? अमूल और इफ्को। अमूल ने पहला और इफ्को ने दूसरा। ठीक है, चलो देखते हैं विश्लेषण इसका। अमूल और इफ्को ने ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में वैश्विक स्तर पर क्रमशः पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो किसने? अमूल ने पहला और इफ्को ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग की घोषणा कतर के दोहा में आयोजित ICA CM50 सम्मेलन में की गई। कहाँ की गई? दोहा, कतर में। यह सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के अनुरूप है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ आधिकारिक तौर पर आशय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र। कौन सा बना है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने एलन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी है उसके साथ उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए एक समझौता पत्र हस्ताक्षर किया है। तो वो पहला स्टेट कौन सा बना है? महाराष्ट्र बन गया है।
इसका विश्लेषण देखते हैं। महाराष्ट्र एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। इस साझेदारी का उद्देश्य पूरे महाराष्ट्र में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह परियोजना गढ़चिरौली, नंदुरबार, वाशिम और धाराशिव जैसे दूरस्थ और कम सुविधा वाले जिलों पर केंद्रित होगी, अर्थात जहां नेटवर्क नहीं पहुंच पाता है वहां ये सेवा काम करेगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय जिसमें लगभग 1 लाख कलाकृतियां और तूतनखामुन की कब्र का पूरा संग्रह शामिल है का हाल ही में किस देश में उद्घाटन किया गया? तो किस देश में किया गया है वो? मिस्र में। कहाँ किया गया है? मिस्र में किया गया है दोस्तों। मिस्र को पिरामिड सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मिस्र में ही पाए जाते हैं। ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम GEM का आधारिक तौर पर दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय में लगभग 1 लाख कलाकृतियां हैं जो मिस्र के लगभग 7,000 वर्षों के इतिहास को दर्शाती है। कितने वर्ष के इतिहास को? 7,000 वर्षों के इतिहास को दर्शाती है। GEM ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम गीजा में खुफू के महान पिरामिड के पास स्थित है। इस संग्रहालय का प्रस्ताव 1992 में राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के शासनकाल के दौरान रखा गया था और संग्रहालय का निर्माण कब शुरू हुआ था? 2005 में। और इस परियोजना में वित्तीय संकट 2011 के अरब स्प्रिंग और कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई, वरना ये बहुत पहले बन चुका होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, भारत ने 2025 में देश बंधु चित्तरंजन दास की जयंती किस तारीख को मनाई? तो किस तारीख को मनाई दोस्तों? वो 5 नवंबर को मनाई। चित्तरंजन दास का दूसरा नाम क्या है? देश बंधु, जिस नाम से इनको संबोधित किया जाता है। भारत ने 5 नवंबर 2025 को देश बंधु चित्तरंजन दास की जयंती मनाई। CR दास लोकप्रिय रूप से देश बंधु, राष्ट्रमित्र और राष्ट्रवाद के दूत के रूप में जाने जाते थे। वे सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी युवाओं को प्रेरित करते रहे। तो किसके गुरु थे? अगर आपसे ये प्रश्न कर ले कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन दास उनके गुरु थे। चित्तरंजन दास ने अलीलपुर बम कांड 1908 में अरबिंदो घोष का बचाव करके बैरिस्टर के रूप में ख्याति प्राप्त की थी और वे ढाका षड्यंत्र कांड 1910-11 में बचाव पक्ष के वकील के रूप में भी पेश हुए। और जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने वाली जो एक गैर सरकारी समिति गांधी जी और मोतीलाल नेहरू के साथ बनी थी, उसमें भी ये शामिल हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025 का विषय क्या है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है बी सुनामी रेडी। क्या है दोस्तों? बी सुनामी रेडी। चलो देखते हैं इसका विश्लेषण। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। तो अगर आपसे ये प्रश्न भी पूछे कि विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है और जिसकी थीम क्या रही है? बी सुनामी रेडी, जो 2025 की थीम है वो। इस दिवस का उद्देश्य सुनामी के जोखिमों, तैयारियों और पूर्व चेतावनी प्रणालियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2015 में की गई और जो 2025 की थीम है वो क्या है? सुनामी के लिए तैयार रहें, सुनामी की तैयारी में निवेश करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ब्रासोव में आयोजित भारत रोमानिया व्यापार मंच में व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किस भारतीय मंत्री ने किया? तो वो किसने किया है? वो जितिन प्रसाद ने। किसने किया है? जितिन प्रसाद ने। ये जो आप फोटो देख रहे होगे आप, ये है जितिन प्रसाद जी की फोटो। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने ब्रासोव में आयोजित भारत रोमानिया व्यापार मंच के
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्रासोव चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बुखारेस्ट स्थित भारतीय दूतावास और DPIIT के सहयोग से किया था। इस मंच का उद्देश्य भारत और रोमानिया के बीच द्विपक्षीय निवेश और औद्योगिक सहयोग को बढ़ाना था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये अपने आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूरे हुए। अब करंट अफेयर्स के बाद में अपना जो नेक्स्ट पोर्शन है वो किसका है, जनरल अवेयरनेस का। इस जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में आपको 8% देखने को मिलेंगे और इन 8% में पहले आपको कोई ना कोई जानकारी दी जाएगी और उसके बाद उसी जानकारी से संबंधित कोई ना कोई आपसे प्रश्न किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, तीसरा 25T बोलार्ड पुल टग कमोडोर अजय यादव द्वारा टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता में लॉन्च किया गया। तो ये अपने को जानकारी दे दी। तो उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि दूसरे 25T बोलार्ड पुल टग का नाम क्या है। तो जो तीसरा 25T बोलार्ड पुल टग है उसका क्या नाम है, कमोडोर। कमोडोर नाम है। और जो दूसरा है उसका नाम अपने से पूछ लिया, तो उसका क्या नाम है, बाहुबली। क्या नाम है उसका, बाहुबली। जो ये आप फोटो देख पा रहे होगे ये उसी की फोटो है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंगोला ने 2 मिलियन से अधिक लड़कियों को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाने के उद्देश्य से एक व्यापक HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया है। उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टीका कौन सा है। तो अगर हम ध्यान से पढ़ रहे होंगे प्रश्न को, तो इसी प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा हुआ है कि कैंसर से बचाने के उद्देश्य से एक व्यापक HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। तो ये टीके का क्या नाम है, टीके की जो वैक्सीन है उसका क्या नाम है, HPV। तो अपना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 अक्टूबर को स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती मनाई जाती है। उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में किस स्थान पर इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो कौन से स्थान पर की थी दोस्तों, लंदन में। कहाँ, लंदन में की थी। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे ये है इंडिया हाउस जिसकी स्थापना लंदन में की थी। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसने इंडिया हाउस को एक छात्र निवास के रूप में स्थापित किया था। किसके रूप में, छात्र निवास के रूप में स्थापित किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देना था और यह ब्रिटेन में क्रांतिकारी भारतीय राष्ट्रवाद के प्रमुख केंद्रों में से एक बन गया था, जहां विनायक दामोदर सावरकर जैसे कई प्रमुख राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रदीप गांधी को शिव छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा। उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि प्रदीप गांधी किस खेल से जुड़े हैं। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि जो प्रदीप गांधी हैं उनको शिव छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो अब ये जो प्रश्न है ये अपने से क्या पूछ रहा है कि प्रदीप गांधी है वो कौन से खेल से संबंधित है। तो वो संबंधित है बैडमिंटन से। कौन से बैडमिंटन से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 173 किलोमीटर रेल नेटवर्क के लिए चेन्नई मेट्रो चरण सेकंड को मंजूरी दे दी है। उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि भारत में कौन सी मेट्रो रेल सेवा देश में दूसरी सबसे बड़ी परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क बन गई है। तो कौन सी है वो, हैदराबाद। और अगर आपसे प्रश्न में यही पूछ ले कि पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो लगभग 390 से 391 या 390
मैन आंकड़ा 390 का है, 390 या 391 किलोमीटर लंबी है, जो कि भारत की सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। और इसमें लगभग 285 स्टेशन है टोटल, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेल मेट्रो रेल नेटवर्क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, भारत की इफ्को और अमूल विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 में वैश्विक सहकारी रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। तो भारत की जो बड़ी कोऑपरेटिव एजेंसियां हैं अमूल और इफ्को पहले और दूसरे नंबर पर हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो ये बात क्या सही है? जी दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। तो दोस्तों ये बात गलत हो जाएगी कि ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा वित्त पोषित नहीं की जाती। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की अधिकांश गतिविधियों पर स्ववित्त पोषित है, ठीक है, और मुख्य रूप से वैश्विक सेवाओं से प्राप्त शुल्क से संचालित होती है। इसके बजट का 95% से अधिक हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण और पेटेंट आवेदनों जैसे सेवाओं से आता है, और शेष राशि को कहां से आती है? सदस्य राज्यों से स्वैच्छिक योगदान और मध्यस्थता सेवाओं और प्रकाशनों से आती है। अर्थात इसका वित्त पोषक आर्थिक मंच नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। अब तीसरा कथन क्या है, WIPO कन्वेंशन की स्थापना 1967 में हुई थी। तो यही बात एकदम सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओरोविले ने भारतीय रेलवे के सहयोग से क्राउन ट्राम गतिशीलता की परियोजना पर विचार किया है। तो निम्नलिखित कथनों पर अपने को विचार करना है। पहला कथन क्या है, कोलकाता में पहली घोड़ा चालित ट्राम 24 फरवरी 1873 को शुरू हुई थी। तो ये बात सही है। घोड़ा चालित ट्राम जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होगे, ये है घोड़ा चालित ट्राम। ये कब शुरू हुई थी? 24 फरवरी 1873 को। दूसरा कथन क्या है, 27 मार्च 1902 को कोलकाता ने एस्प्लेनेड से किरडपोर तक अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रमकार शुरू की। तो क्या बात ये सही है? तो हाँ दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या है, कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी का गठन और पंजीकरण 1900 में बंगाल प्रेसिडेंसी में किया गया था। नहीं दोस्तों, ये बात अपनी गलत हो जाएगी, क्योंकि कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी का गठन 1880 में हुआ था और इसका पंजीकरण कब हुआ था? 22 दिसंबर 1880 को लंदन में किया गया था। तो ये कथन अपना क्या हो जाएगा? तीसरा गलत हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा? 1 और 2 कौन से में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन पर। इसरो मार्च 2026 तक प्रमुख अंतरिक्ष मिशन शुरू करने के लिए तैयार है। भारत के अंतरिक्ष सहयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत और फ्रांस संयुक्त उपग्रह विकास और प्रक्षेपण सहित अंतरिक्ष मिशनों में सहयोग कर रहे हैं। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। भारत और फ्रांस एक साथ एक दूसरे का उपग्रह के लिए सहयोग कर रहे हैं। भारत ने आर्टेमिस कार्यक्रम के लिए नासा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो चंद्र अन्वेषण पर केंद्रित है। ये बात अपनी गलत हो जाएगी। इसके बारे में बताता हूं मैं अभी आपको। भारत ने 30 से अधिक देशों के लिए उपग्रह लॉन्च किए हैं, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा अपना कथन था, उसको गलत साबित कैसे करते हैं कि भारत ने 21 जून 2023 को आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे वह इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन गया है। कौन सा देश बन गया है? 27वां। ये बात यहां तक तो सही हो जाती है। आर्टेमिस कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन हालांकि यह नासा के नेतृत्व वाले आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो इसमें यही पूछा गया है कि भारत ने आर्टेमिस कार्यक्रम के लिए नासा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें साफ बात यह है
कि आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, जो नासा से संबंधित है। तो जो मनुष्य को चंद्रमा पर वापस भेजने का एक प्रयास है, बल्कि कौन सा है ये? यह समझौता भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण और सहयोग के लिए सिद्धांतों का एक सेट स्थापित करता है, जिसमें मंगल और उससे आगे की खोज शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुए अपने आज के पूरे जनरल अवेयरनेस के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। साथ ही अगर इसकी आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है गुरुजी फॉर एग्जाम। कौन सा है? गुरुजी फॉर एग्जाम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो, गुरुजी 4.0, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। तो अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए डेली करंट अफेयर्स की, जनरल अवेयरनेस की और भी बहुत सा स्टडी मटेरियल जो आपको हर एग्जाम में मददगार साबित होगा, उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी हम स्टडी मटेरियल के लिए वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आपकी हर संभव मदद हो सके। जो ये वीडियो है इसको देख के ज़रूर बताएं, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। साथ में जिस भी साथी को आपके साथी को मददगार साबित होती है उसको ये वीडियो ज़रूर सेंड करें। और कमेंट बॉक्स में अगर हमारी कोई कमी रहती है इस वीडियो में तो वो कमी भी हमें ज़रूर बताएं, जिससे आपका हर तरीके से प्रयास किया जाए कि हम इस वीडियो में सुधार कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।